जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो बच्चों, बिजनेस लॉ के पेपर में सीए फाउंडेशन का टफेस्ट सब्जेक्ट, उसमें 80 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। जो भी बच्चा सितंबर 26 का अटेम्प्ट देने वाला है वो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करे, अगर आप 80 प्लस लाने का टारगेट रखना चाहते हो लॉ के पेपर में। क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ बताऊंगी, प्रॉपर स्टडी प्लान भी बताऊंगी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी, तो टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। पहली बात तो ये सोचो कि क्या 80 प्लस लाना पॉसिबल है। पॉसिबल है। कैलकुलेशन का रिस्क नहीं है, कोई सिली मिस्टेक का रिस्क नहीं है, कोई मतलब एक बड़ा ही आपके पास लिमिटेड सा सिलेबस है, तो बिल्कुल पॉसिबल है आपका 80 प्लस लाना लॉ के पेपर में, ठीक है। 3 घंटे हैं होते हैं आपके पास, अभी तक तो कुछ भी कोई नेगेटिव मार्किंग वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि कोई एमसीक्यू ही नहीं है, राइट। और अगर आपने लॉ को अच्छे से समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो उन्हीं पे ही जो एग्जाम्पल्स है ना स्टडी मैट के, उन्हीं के बेसिस पे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बिल्कुल पॉसिबल है, बट हाँ, हमें अपना पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझो अपने पेपर को। तो पेपर बिजनेस लॉ है, 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का एग्जाम रहता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में होता है, तो जो भी आपका मीडियम होगा उसमें एग्जाम दोगे, ठीक है। फिलहाल आपके सितंबर के एग्जाम्स की डेट्स क्या है, 2, 5, 7 एंड 9। तो ये पेपर आपका कब होगा, 5 सितंबर को, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है। बाकी आपको बाकी के जो रिमेनिंग 5 होते हैं उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो आपके कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अराउंड 18% की वेटेज है, एवरेज बोला है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 15 नंबर की वेटेज है। कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर की है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है। उसके बाद हमें करने होते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट। फिर हम बाकी के चैप्टर्स यहाँ पे कवर करते हैं। तो ये आपका देखा जाए तो एक तरीके से वेटेज पैटर्न है, ठीक है। स्किप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप 80 प्लस टारगेट कर रहे हो, करना सब कुछ है, ठीक है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर की कम वेटेज है, अकॉर्डिंगली आपको अपने टाइम को डिवोट करना होता है, कौन सा चैप्टर हाई प्रायोरिटी का है, कौन सा चैप्टर थोड़ा लो प्रायोरिटी का है। लेकिन आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको 80 प्लस टारगेट करना है। अब आपका जो 80 प्लस ब्लूप्रिंट है, पहले आप ये देखो कि आपको 80 प्लस किस चैप्टर से कितना मार्क्स को टारगेट करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। तो जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, 67 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर आप यहाँ से अपने पक्के करेंगे। एलएलपी एक्ट तो एज इट इज लिखा जा सकता है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो 6 मार्क्स यहाँ से हम टारगेट करेंगे। कंपनीज एक्ट से 10 नंबर टारगेट करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 12 नंबर टारगेट करेंगे। पार्टनरशिप से 15 नंबर टारगेट करेंगे। सेल ऑफ गुड्स से 16 नंबर टारगेट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 34 मार्क्स का जो आसपास आता है, उसमें से 24 नंबर हम टारगेट करेंगे। हम इस तरीके से चैप्टर वाइज टारगेट बना के चलेंगे। कोई भी चैप्टर आपको लीव नहीं करना है, आपका टारगेट वीक हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना 86 मार्क्स का टारगेट रख के चलेंगे। कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो 80 मार्क्स तो हमारे तब भी आ जाएंगे। समझ रहे हो आप? ठीक है। अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर की वेटेज है 25 टू 30 मार्क्स की। टारगेट है हमारा कि इसमें हमें 24 नंबर लेके आने हैं। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, ब्रीच एंड रेमेडीज, फ्री कंसेंट, कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइडेबल और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो तीनों ही लास्ट की यूनिट जो है 7, 8, 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रेवोकेशन। कंसिडरेशन में कब अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड हो जाता है। फ्री कंसेंट तो पूरा इंपॉर्टेंट है। वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट अच्छे से आप लोग कर लेना, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज अच्छे से कर लेना। कंटीजेंट क्वाजी पूरी यूनिट हमें करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे। 20 टू 25 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है। हमें टारगेट रखना है कि इसमें हमें 16 नंबर लेके आने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन वर्सेस वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी, केवी टेम्पटर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और अनपेड सेलर की पूरी यूनिट। उसके बाद है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसकी भी अगेन 20 टू 25 मार्क्स की वेटेज है। हमें टारगेट इसमें भी 15-16 नंबर का ही रखना है। इसमें ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आ जाता है। टाइप ऑफ पार्टनर, राइट, ड्यूटी, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन, जो यूनिट नंबर हमारी 3 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, 15 से 20 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है, ठीक है। इसमें से प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के फीचर्स वगैरह, होल्डर इन ड्यू कोर्स और नेगोशिएशन, टाइप ऑफ एंडोर्समेंट्स, प्रेजेंटमेंट एंड कॉम्पनसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एलएलपी एक्ट है, ये तो हमें पूरा ही करना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। कंपनीज एक्ट में 10 से 15 नंबर की हमें थोड़ा सा टारगेट रख के चलना है। फीचर्स ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, क्लास ऑफ कंपनीज और डॉक्ट्रिन्स, जो लास्ट के 3 वो हमें अच्छे से करने हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हमें पूरा करना है।
ठीक है, 5 नंबर का हमें टारगेट यहाँ पे रख के चलना है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट आपको कोई भी टॉपिक लीव नहीं करना है, आप ये मेरी बात समझ के चलो। इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब ये नहीं होता बस यही करना है, ठीक है? अब लॉ को पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये पॉइंट कह क्या रहा है, ठीक है? सेक्शंस की लिस्ट बनाएंगे A4 शीट पे, और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं, जो रूल्स पढ़े हैं, जो लॉ पढ़ा है, उसको अप्लाई करके हमें क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो क्वेश्चन आंसर्स भी साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो लॉ आपने पढ़ा है आप उसे अप्लाई करना सीख सको। बस यही तरीका है लॉ को पढ़ने का, ठीक है? और लॉ में ना आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी थोड़ा सा अलग होता है। प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, ठीक है? बीच में हम फैक्ट ऑफ द केस भी लिख देते हैं कि हमारे फैक्ट में, क्वेश्चन में क्या बातें लिखी हैं। सबसे पहले प्रोविजन लिखना है, फिर थोड़ा सा उसको एनालाइज कराना है और फैक्ट के साथ मर्ज करके कंक्लूजन लिख देना है। अगर आप एनालिसिस नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन भी लिख दोगे तो भी चलेगा। बट लॉ का जो आंसर है उसमें पहले प्रोविजन और लास्ट में कंक्लूजन, जो फाइनल आपका वर्डिक्ट है, फाइनल जो आपका आंसर है वो लिखना मैंडेटरी है। इनके मार्क्स होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, भले ही आपने करेक्ट लिखा हो, ठीक है? अब प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें, अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को, अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो टेबल बनाना जरूरी है, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है आंसर्स के बीच में, हेडिंग लगानी है, हेडिंग को अंडरलाइन करना है, प्रॉपर नंबरिंग करनी है, क्लियर होना चाहिए आपका आंसर एकदम, क्वेश्चन नंबर करेक्ट लिखना है वरना आपका क्वेश्चन हो सकता है चेक ही ना हो। और कभी भी एज डिस्कस्ड अबव नहीं लिखना है, एग्जामिनर वापस जाके नहीं देखेगा क्या लिखा था आपने ऊपर, ठीक है? तो सारी चीजों को क्लियर कट एक्सप्लेन करते चलो, आपका आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए और एग्जामिनर के लिए इजी टू चेक होना चाहिए। अब कुछ मिस्टेक्स जहाँ पे बच्चे को 15 से 20 नंबर कट जाते हैं। सबसे पहले आप बस फैक्ट को पूरा का पूरा लिख देते हो एज इट इज। मैम आपने कहा था फैक्ट तो क्वेश्चन से कॉपी कर लेना, अरे 2 पेज का क्वेश्चन है तो पूरा थोड़ा ना कॉपी करना है, समराइज करके आपको फैक्ट को लिखना है ताकि आपका टाइम सेव हो। गलत सेक्शन नंबर अवॉइड करना है। कॉन्ट्रैक्ट, और आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्टेड की ज्यादा वेटेज है वो तो हम 4 बार रिवाइज कर लेंगे, नेगोशिएबल की कम वेटेज है उसे एक ही बार करेंगे, नहीं, सभी चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देनी है। मतलब ठीक है, आप ये कह रहे हो कि जो चैप्टर जो ज़्यादा वेटेज का है, उस पे हम ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे, बट इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? मार्क्स तो नेगोशिएबल भी देके जाएगा ना, तो उसको भी टाइमली रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं है पेपर से 1 दिन पहले रिवाइज़ कर रहे हो बस। आप बस लॉ को पढ़ते चले जाते हो जैसे कहानी पढ़ रहे हो, समझते नहीं हो, बिगेस्ट मिस्टेक। छोटे-छोटे चैप्टर को स्किप करना बहुत बड़ी गलती होती है। फुल कोर्स टेस्ट ना देना बहुत बड़ी गलती होती है। स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसमें से नए केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। अब आपका 35 डेज़ का क्या प्लान होना चाहिए सितंबर 26 के लिए? तो हम 2 फेज़ में पढ़ाई करेंगे, पहले 20 डेज़ और फिर 15 डेज़। तो फर्स्ट 20 डेज़ में हमें अपने चैप्टर्स को कवर करना है। 1 to 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 6 to 9 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 10 to 13 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 14-15 में एक दिन एलएलपी, एक दिन इंडियन रेगुलेटरी कर लेना, 16-17 में कंपनीज एक्ट और 18-19-20 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये हमें अच्छे से कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद जो बाकी का फेज़, बाकी के जो हमारे डेज़ बचेंगे, हम टोटल 35 डेज़ की बात कर रहे थे, यानी कि 21 से 35 डेज़ में हमें रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट देना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। गॉट इट? उसके बाद अब एग्ज़ाम डे पे आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे, तो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है, ठीक है? उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 15 मिनट की रीडिंग टाइम में आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन 1 तो करना ही हो, तो मैंडेटरी, उसके अलावा कौन-कौन से क्वेश्चन्स करने हैं। आपको अपना ऑप्शंस चूज़ कर लेने हैं, फिर चूज़न क्वेश्चन को करना है। उसके बाद लास्ट में जो 2:20 से 2:45 का टाइम होगा, उसमें अगर आपने कहीं कुछ मिस किया होगा, स्किप किया होगा, लीव किया होगा, उसको कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट के पूरे पेपर को लास्ट के 15 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके से आपको अपने 3 घंटों को यूटिलाइज़ करना है। क्लियर है? चलें क्या? चलें। अब हमारा, देखो, आपको 2 चीज़ें बोली है मैंने। पहला तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दूसरा टेस्ट ज़रूर देना है। फुल कोर्स टेस्ट दिए बिना अगर आप एग्ज़ाम हॉल में गए, बेटा पास होना भूल जाओ। मतलब 80 प्लस टारगेट तो बहुत दूर की बात है, बच्चे पास भी नहीं हो पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे पास सीए फाउंडेशन ओटीटी है और टेस्ट के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे ना, और अगर तबीयत से तरीके से पढ़ोगे, तो आप ईज़िली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट करना क्या होगा? पढ़ना होगा। कोर्स ले लेते हो, पढ़ोगे नहीं तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, टेस्ट सीरीज़ ले लोगे, टेस्ट नहीं दोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा सीए फाउंडेशन ओटीटी अवेलेबल है,
प्रॉपर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लासेस मिलेगी, आंसर राइटिंग भी उसी में ही समझाया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करे हुए हैं और कोई भी व्यूज़ का चक्कर नहीं है, अनलिमिटेड बार आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। साथ के साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फुल कोर्स भी है, चैप्टर वाइज़ भी है, आईसीए पैटर्न के हिसाब से प्रॉपर आपको आंसर शीट चेक होके मिलती हैं और आपको जो गलतियाँ आपने की हैं, उसकी रिपोर्ट प्रॉपर आपको मिल जाती है। ठीक है? तो अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है, तो आप ईज़िली अपने जो 80 प्लस का टारगेट है, वो अचीव कर सकते हो। आपको ओटीटी के बारे में जानकारी लेनी है, आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको जनरली कोई डाउट पूछना है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हो ऑन 8888880402 ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।